दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है सोशल चेंजेस ड्यूरिंग द मुगल पीरियड 1526 से लेकर 1740 ईस्वी तक। मेरा लेसन प्लान है भूमिका, म्यूचुअल हार्मोनी एंड टॉलरेशन, आपसी सद्भाव और सहिष्णुता, क्या क्या सामाजिक बदलाव हुए। एन अनइक्वल सोसाइटी मतलब भेदभाव पूर्ण समाज था, एक असमान समाज था। मिडिल क्लास की उत्पत्ति हुई। पॉलिसी ऑफ अकबर की क्या नीति थी, और उसके बाद में औरंगजेब की नीति क्या रही, और फाइनली कंक्लूजन। तो इन बिंदुओं पर मैं आज व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 1526 ईस्वी में प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर, जो सेंट्रल एशिया का रहने वाला था, उसने इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश की स्थापना हिंदुस्तान में की थी। लेकिन बाबर को राणा सांगा, जो राजपूत थे और महाराणा प्रताप के पितामह थे, उन्हें खानवा के युद्ध में 1527 में हराना पड़ा। उसी तरह से चंदेरी के मेदिनी राय, जो एक सशक्त राजपूत शासक थे, उन्हें भी हराना पड़ा। और उसके बाद बिहार और बंगाल के अफगानों के खिलाफ भी उन्हें युद्ध करना पड़ा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मुगलों का शासन 1857 ईस्वी तक रहा, लेकिन वास्तविक रूप से उनका शासन 1740 ईस्वी तक ही रहा। उसके बाद में उनकी सत्ता पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। और जब नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा, तख्ते तौस को अपने साथ में ले गया, तो इससे पूरे विश्व को पता लग गया कि मुगल साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त की ओर है। लेकिन दोस्तों, इस 200 वर्षों के दरमियान मुगलों ने पूरे हिंदुस्तान का एकीकरण किया, और मुगलों का शासन हिंदू कुश माउंटेन तक था। और इसके साथ ही कल्चरल इंटीग्रेशन भी हुआ, मतलब सांस्कृतिक एकीकरण भी मुगलों के द्वारा किया गया, खास करके अकबर के पीरियड के दौरान, जिसके बारे में अभी मैं चर्चा करूंगा। तो एक तरह से कंपोजिट कल्चर का निर्माण हिंदुस्तान में, खास करके उत्तर भारत में हुआ, जिसमें कि भले ही जाति अलग हो या क्षेत्र अलग हो या धर्म अलग हो, रेस अलग हो, लेकिन एक यूनिफाइड कल्चर का, ये कंपोजिट कल्चर का निर्माण हिंदुस्तान में हुआ। चूंकि इस पीरियड में कंपैरेटिव पीस था, शांति थी, और मुगल सर्वशक्तिमान थे, उनकी आर्मी बहुत ताकतवर थी। तो इसीलिए इस शांति के समय में ट्रेड और कॉमर्स का बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। कल्टीवेशन माने कृषि क्षेत्र में भी वृद्धि हुआ। बहुत सारे जो ट्राइबल एरियाज थे, उनको कल्टीवेटेड लैंड में कन्वर्ट किया गया। और इसी पीरियड में हमने देखा कि गुजरात, कोरोमंडल कोस्ट और बंगाल में मुगलों ने जबरदस्त ढंग से विकास किया। तो इस तरह से हम देखते हैं दोस्तों कि औरंगजेब के पीरियड से पहले तक मुगलों का दौर एक म्यूचुअल हार्मोनी मतलब पारस्परिक सद्भाव और सहिष्णुता का काल था। जैसा कि आपको मालूम है कि भक्ति संत और सूफियों ने जबरदस्त ढंग से उत्तर भारत में प्रचार प्रसार किया। कबीर ने, गुरु नानक ने, और उसके पहले वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, रसखान जैसे बड़े बड़े भक्ति संत इस देश में परस्पर सद्भाव पैदा किया। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को अब समझने लगे। तो जिस तरह से सल्तनत काल में हिंदू और मुसलमान एकदम एक दूसरे से कटे रहते थे, और सल्तनत के दौरान सुल्तानों ने और उनके नोबल्स ने पूरी तरह से हिंदू जनता को उपेक्षित किया था। राजकाज में भी उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं रहने दिया था। लेकिन अब धीरे धीरे हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को समझने लगे, उनके धर्मों को समझने लगे। जिस तरह से सल्तनत काल में थियोलॉजियंस का माने मुल्ला मौलवी काजियों का जबरदस्त ढंग से प्रभाव था, वो प्रभाव अब घटने लगा जब अकबर ने दीन-ए-इलाही की स्थापना किया।
और यह बताया कि सभी धर्मों के जो मुख्य जो अंश हैं वो समान ही हैं। लेकिन एक जो माइनस जो पहलू एस्पेक्ट इस पीरियड का रहा वह था लैक ऑफ प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बहुत ज़्यादा रिलीजन पर फोकस करने के कारण से, भक्ति पर फोकस करने के कारण से जो रैशनल साइंस है वो हमारे देश में पिछड़ गया। इसके कारण हमें बाद में खामियाजा भुगतने पड़ा। दोस्तों, मुगल पीरियड के दौरान क्या क्या सोशल चेंजेस या सामाजिक बदलाव हुए। पहला, भक्ति मूवमेंट या सूफी मूवमेंट के बावजूद हिंदुओं में कास्ट सिस्टम में किसी प्रकार का कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। उसकी रिजिडिटी में कोई कमी नहीं आई। चाइल्ड मैरिज होते रहे, विडो रीमैरिज पर पूरी तरह से हिंदुओं में प्रतिबंध था। सती सिस्टम भी चालू था, हालांकि अकबर ने उसे हतोत्साहित किया था, चाइल्ड मैरिज को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। हिंदुओं में ब्राह्मणों की पोजीशन सर्वोच्च था, लेकिन अब ब्राह्मणों ने जो मोक्ष के जो तीसरे साधन है भक्ति, उसे स्वीकार कर लिया और बताया कि शूद्र भी भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। महिलाओं के पुनर्विवाह पर पूरी तरह से प्रतिबंध था, खास करके हिंदुओं में और ऊंची जातियों में। हिंदू महिला अपने पिता की प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकती थी, लेकिन मुसलमान महिला कर सकती थी। उन्हें पिता की प्रॉपर्टी में पुत्र से आधा के बराबर हिस्से को प्राप्त करने का अधिकार था। दोस्तों, इस पीरियड में एक नया डेवलपमेंट हुआ और वह था राजपूतों का अब डिसेंट मतलब वंश आधारित जाति में कन्वर्ट होना। जैसा कि मैंने पूर्व के लेक्चर में बताया था कि 11वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक राजपूतों का जबरदस्त ढंग से संस्कृताइजेशन हुआ। बहुत सारे जो ट्राइबल्स थे और वो सेना में मान लीजिए इनरोल हो चुके थे और उन्होंने अगर किसी राजपूत लड़की से शादी कर लिया तो उन्हें राजपूत का दर्जा हासिल हो जाता था। लेकिन अब डिसेंट के आधार पर राजपूतों का वंशावली तैयार किया जाने लगा। पहले जो राजपूत कास्ट एक ओपन इंडेड कास्ट था, अब वो एक क्लोज इंडेड कास्ट हो गया, जहां पर कि डिसेंट के आधार पर अब राजपूत जाति व्यवस्थित हो गई। जो 500 वर्षों से सेंसिटाइजेशन प्रोसेस राजपूत जाति के संबंध में चल रहा था और विभिन्न प्रकार के जातियां राजपूत जाति में कन्वर्ट हो रही थी अपने शौर्य बल के आधार पर या अपने धन बल के आधार पर, अब वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। इस पीरियड में बहुत सारे ट्राइबल्स जनजातियों को हिंदुआइज किया गया, मतलब उन्हें हिंदू धर्म में दीक्षित किया गया। बहुत सारे लैंड ग्रांट्स उन्हें दिए गए ताकि उन इलाकों को वो कल्टीवेट या खेती कर सकें। दोस्तों, मुगल पीरियड के दौरान जितने भी विदेशी यात्री आए, उन्होंने यही बात कही कि देश धन धान्य से पूर्ण था, वेल्दी था, प्रॉस्पेरस था, अभिजात वर्ग लोग काफी तादाद में थे। लेकिन जो पिजाट माने किसान या आर्टिजन कारीगर या मजदूर, इनकी हालत बहुत ही खराब थी। वो नंगे पैर चलते थे, उन्हें सफिशिएंट कपड़ा नहीं होता था जिससे कि वो अपने तन को ढक सकें। बाबर ने भी अपने तुजकी बाबरी में इसका उल्लेख किया है। दोस्तों, मुगल नोबिलिटी में दो प्रकार के मुसलमान थे, एक विदेशी और एक हिंदुस्तानी। लेकिन इसके अलावा अकबर के पीरियड में बहुत सारे राजपूत अब नोबिलिटी के हिस्सा हो गए और अकबर के पीरियड के दौरान वह उनका जो हिस्सा था वह 16% था, जो औरंगजेब के समय में बढ़ करके 33% हो गया। और इस पीरियड में मतलब अकबर से लेकर औरंगजेब के काल तक नोबिलिटी के संख्या में 4.5 गुना वृद्धि हुई। बहुपत्नी विवाह कॉमन था, आम था। एक नोबल्स 100 महिलाओं से शादी करता था। अकबर के हेरम में 16,000 महिलाएं थी। उसी तरह से मानसिंह जो अकबर का एक नवरत्न था, कछवाहा राजपूत, और जिसने महाराणा प्रताप के खिलाफ में युद्ध लड़ा था हल्दी घाटी, उसके हेरम में 1500 महिलाएं थी। तो इस तरह से हम देखते हैं
कि जो पॉलीगैमी हिंदुओं में भी और मुसलमानों में काफी फैल गया था। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में जमींदारों का वर्चस्व था, उनकी अपनी जमींदारी थी और इसके अलावा उन्हें लैंड रेवेन्यू वसूल करने का भी अधिकार था और कभी कभी उनका कमीशन 25% तक हो जाता था। लेकिन जमींदारों को और पीजांट में किसानों को एक हेरिडिटी राइट्स था, इसके कारण से कोई भी जमींदार किसी भी किसान को जमीन से बेदखल नहीं कर सकते थे जब तक कि किसान लगान देता था। जमींदारों के अलावा उस समय समाज में एक अन्य वर्ग भी था जिन्हें राजा या डिफीटेड राजा कह सकते हैं, जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिया था और उन्हें इसके एवज में सालाना मुगल बादशाह को ट्रिब्यूट देना पड़ता, एक फिक्स सम अमाउंट ऑफ ट्रिब्यूट देना पड़ता था। और ये राजा जो आंतरिक मामले में स्वतंत्र होते थे, उनके द्वारा अपने इलाके के किसानों से लैंड रेवेन्यू वसूल करने का अधिकार था। दोस्तों, मुगलों के दौरान मिडिल क्लास की उत्पत्ति हुई। जैसा कि मैंने बताया कि मुगलों के समय काफी शांति व्यवस्था था और जिसके कारण से ट्रेड और कॉमर्स बढ़ा और इससे एक मर्चेंट और ट्रेडर क्लास की उत्पत्ति हुई और जो कि एक वेल्दी क्लास था। इसके अलावा जो स्कॉलर्स या काजी या थियोलॉजियंस और गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इनकी भी बहुत ज्यादा तादाद थी। जैसा कि मैंने पहले के लेक्चर में बताया था कि सल्तनत काल में प्रशासन का ज्यादा विस्तार नहीं हुआ था, लेकिन मुगलों ने जबरदस्त ढंग से प्रशासन का विस्तार किया था। तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे अधिकारी शासन प्रशासन में हिस्सा लेते थे और इसके कारण से मिडिल क्लास की उत्पत्ति हुई। और मुगलों ने काजी या उलेमा या हिंदू स्कॉलर्स को लैंड ग्रांट्स दिया था। हालांकि ये लैंड ग्रांट्स को रिन्यू किया जा सकता था, लेकिन वास्तव में वो हेरिडिटी ही होता था, वंशानुगत, जो उनके मेंटेनेंस या रोजमर्रा का खर्च चलाने के लिए दिया जाता था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर्स को हमेशा सैलरी कैश में दिया जाता था। दोस्तों, अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाया और इसके तहत में उन्होंने जजिया समाप्त कर दिया जो हिंदुओं पर अधिरोपित किया जाता था। यात्रा कर, जिसको पॉलिटिक्स कहते हैं, उसे समाप्त कर दिया था। प्रिजनर्स ऑफ वार को, जो युद्ध के कैदी होते थे, उन्हें इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया था, उसे उन्होंने बैन कर दिया। सती सिस्टम को उन्होंने बैन किया, हालांकि उसमें सफलता नहीं मिली। चाइल्ड मैरिज पर उन्होंने रोका, बाल विवाह को उन्होंने रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसमें उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। राजपूत पॉलिसी उनके द्वारा अख्तियार किया गया और उन्हें देखा कि हिंदुस्तान में अगर शासन करना है तो हिंदुओं के लीडर राजपूत हैं और उनसे बिना सुलह किए हुए मुगलों की सत्ता काफी दिनों तक अस्थायी नहीं रह सकती और इसलिए उन्होंने मैट्रिमोनियल पॉलिसी अडॉप्ट किया, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। बहुत सारे राजाओं के साथ में उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उन्हें ऊंचे मनसब प्रदान किए गए, जैसे जयपुर के मानसिंह या भगवान दास को काफी ऊंचा ओहदा दिया गया था। लेकिन चूंकि महाराणा प्रताप ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं किया तो उनके साथ में उन्होंने युद्ध भी किया और बाद में जहांगीर ने महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के साथ में समझौता किया और इस तरह से मुगलों का राजपूतों के साथ में बेहतर संबंध स्थापित हो गया। लेकिन औरंगजेब ने अकबर के पॉलिसी के जस्ट उलट काम किया। आप जानते होंगे कि औरंगजेब एक फैनाटिक सुन्नी मुसलमान था। वह हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहता था। उसने पुनः जजिया अधिरोपित किया, पोल टैक्स लगाए और जो कैदी को इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराया, सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त किया। मुसलमान ट्रेडर्स को हिंदू ट्रेडर्स के अपेक्षा ज्यादा रियायत दी गई और उन्हें मात्र 2.5% कस्टम ड्यूटी देना पड़ता था, जबकि हिंदुओं को 5% कस्टम ड्यूटी देना पड़ता था। औरंगजेब ने सिया स्टेट, बीजापुर और गोलकुंडा को अपने कब्जे में ले लिया। शिवाजी के साथ में उनका युद्ध चलता रहा और जीवन के अंतिम 25 साल औरंगजेब ने डेक्कान में समय बिताया और जिसे मुगल की सत्ता पर गहरी चोट लगी। इसी तरह से शिवाजी के पुत्र संभाजी को उनके द्वारा कत्ल करवाया गया, जो कि एक गलत काम था और जिससे मराठा पूरी तरह से अनवाइड हो गए। और औरंगजेब यह समझ नहीं पाया कि मराठाओं को उनसे कंसिलेट करके या उनको वतन वापस देकर के, इंटरनल ऑटोनॉमी देकर के उनके साथ में सुलह किए जा सकते थे।
लेकिन मराठाओं के साथ में लगातार 25 साल युद्ध करने के कारण से बहुत सारे मराठा मुगलों के खिलाफ हो गए। हालांकि औरंगजेब के पीरियड के समय में सबसे ज्यादा मराठा सरदार मुगल नोबिलिटी का हिस्सा था, लेकिन उन्हें वो शोहरत प्राप्त नहीं था जो अकबर के पीरियड के दौरान राजा टोडरमल या राजा भगवान दास, राजा मान सिंह या बीरबल को प्राप्त था। तो इसी कारण से औरंगजेब के समय जाटों का विद्रोह हुआ, गोखला के नेतृत्व में, बाद में राजाराम के नेतृत्व में, और अकबर की मृत्यु के बाद जाटों ने भरतपुर एक स्वतंत्र स्टेट कायम कर लिया। इसी तरह से नारनौल के पास सतनामियों ने मुगलों के खिलाफ में विद्रोह किया। हालांकि इस विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन ये लोअर कास्ट मूवमेंट था और इसका भी व्यापक प्रभाव आम जनता पर पड़ा। इसी तरह से गुरु तेग बहादुर का कत्ल औरंगजेब ने करवाया। गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चों को कत्ल किया गया। राजपूत पॉलिसी जो अकबर ने अख्तियार किया था उसे औरंगजेब ने पूरी तरह से पलट दिया, और जिसके कारण से राजपूत, खास करके मारवाड़ के राजपूत दुर्गादास के नेतृत्व में और मेवाड़ के राजपूत उनके खिलाफ हो गए, जो मुगल वंश के लिए या मुगल साम्राज्य के लिए बहुत ज्यादा घातक सिद्ध हुआ। दोस्तों, आखिर मुगलों के समय में सामाजिक क्या क्या परिवर्तन हुए, इसका निचोड़ क्या है? नंबर 1, इस पीरियड में हिंदू और मुसलमानों के बीच आपसी सामंजस्य बढ़ा, एक दूसरे को समझने की कोशिश की गई। लेकिन औरंगजेब के पीरियड में इस हार्मोनी को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 1700 एडी में जब औरंगजेब हिंदुस्तान का बादशाह था, तो हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा इकोनॉमी था, लेकिन समाज पूरी तरह से असमानता पर आधारित था। जहां पर नोबल्स के बहुत ज्यादा आमदनी थी, वो एक विलासितापूर्ण जिंदगी जीते थे, उनके बड़े बड़े मकान होते थे। वहां पर किसानों, कारीगरों और मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। वो ठीक ढंग से 5 रुपया महीना कमा नहीं सकते थे, उनके शरीर पर कपड़े नहीं होते थे, वो जूते नहीं पहन सकते थे। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सल्तनत पीरियड में राणा हमीरदेव ने राजपूताना में और दक्षिण में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया था डेक्कान में, और मोहम्मद बिन तुगलक को चैलेंज किया था। बंगाल और उड़ीसा भी उनके हाथ से निकल गया था। लेकिन इतने ज्यादा विद्रोह मुगलों के दौरान नहीं हुआ, और उसका कारण था अकबर की सुलह-कुल नीति। लेकिन औरंगजेब ने इस नीति को पलटा, और जिसके कारण से जाट के, सतनामी के, सिख के, राजपूतों के, अफगान के और सियाओं के विद्रोह मुगल साम्राज्य में हुए। तो निचोड़ यह है कि मुगल पीरियड में समाज एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर था, ढांचागत समाज था, जहां पर कि नोबल्स का और जमींदारों का बोलबाला था। वो काफी रिच थे, धनवान थे, लेकिन जो आम जनता थी, खास करके कारीगर, किसान, मजदूर, उनकी हालत बेहतर नहीं थी, वो गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। दूसरा पॉइंट यह है कि इस पीरियड में पॉलीगैमी, माने बहुपत्नी विवाह जोर शोर से हमारे देश के प्रचलन में आ गया। हिंदुओं में भी, मुसलमानों में भी एक एक व्यक्ति 50-50 औरतों के साथ शादी करता था। राजाओं ने तो 1-1 हजार महिलाओं से शादी किया हुआ था। अकबर के हरम में 16,000 महिलाएं थी। तो इस तरह से महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर हो गई, उन्हें अब 2म दर्जा का नागरिक माना जाने लगा। पर्दा सिस्टम व्यापक रूप से हिंदुओं में फैल गया। भक्ति और सूफी संत के द्वारा जो मूवमेंट चलाया गया, उसका भी जाति व्यवस्था पर कोई ज्यादा व्यापक असर नहीं पड़ा। हालांकि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के नजदीक जरूर आए। तो दोस्तों, आज हमारा लेक्चर कैसा रहा, इस पर आप जरूर टिप से हमें अवगत कराएं। आप YouTube पर AJIS एकेडमी लिखें और उसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, दोस्तों को बताएं। थैंक यू वेरी मच।